लखनऊ में सीएम योगी की आज बड़ी बैठक। सीएम डैशबोर्ड से होगी समीक्षा बैठक, तो वहीं योजनाओं की प्रगति पर भी होगा मंथन। खराब प्रदर्शन वाले विभागों की होगी समीक्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा। 138 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। एसडीजे अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम में हुए हैं शामिल, तो वहीं सीएम ने विजेताओं को किया सम्मानित। यूपी बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव संभव, कई पदाधिकारियों के बदलने की संभावना। पंकज चौधरी के नेतृत्व में होगा फेरबदल। संगठन में युवा चेहरे को प्राथमिकता देने की तैयारी। देश भर में बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट। यूपी में संवेदनशील इलाकों से निकला फ्लैग मार्च। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तय। सीबीएसई रिजल्ट पर छात्रों का बड़ा असंतोष। 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया। 11,31,000 कॉपियों की जांच की मांग। पोर्टल खुलते ही 3 घंटे में 1,26,000 आवेदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं अमोलाशील शुक्ला आपके साथ, और शाम के 5 बज चुके हैं। और अब बात करते हैं जहां पर समझौता नहीं महायुद्ध होगा। तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े भू राजनीतिक तनाव के केंद्र में आता दिख रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट ने वैश्विक चिंता को और गहरा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान अब वॉशिंगटन पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है, और इसी वजह से ईरान संभावित संघर्ष के लिए बहुस्तरीय तैयारी कर रहा है। ईरान की रणनीति सिर्फ सैन्य नहीं है, बल्कि इसे 3 बड़े मोर्चों पर बांटा गया है। पहला सैन्य तैयारी, दूसरा घरेलू समर्थन को मजबूत करना, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जरिए दबाव संतुलित करना। लेकिन सबसे अहम बिंदु है होर्मुज स्ट्रीट, जिसे ईरान अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानता है, क्योंकि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर के गुजरता है। यही वजह है कि अगर यहाँ कोई तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार तक महसूस किया जा सकता है। उधर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने भी सख्त चेतावनी जारी की है कि किसी भी नए हमले की स्थिति में जवाब पहले से कहीं ज्यादा तेज और व्यापक होगा, और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बयानबाजी सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है, या फिर वाकई किसी बड़े टकराव की भूमिका तैयार हो रही है। क्या ईरान होर्मुज स्ट्रेट को एक जियोपॉलिटिकल कार्ड की तरह इस्तेमाल करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की तेल आपूर्ति और वैश्विक बाजार कितने अस्थिर हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खिड़की अभी भी खुली हुई है, या फिर हालात धीरे धीरे एक नए टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। अब नजर पूरी दुनिया की इसी पर टिकी हुई है कि आगे कदम पीछे हटेंगे या फिर तनाव और आगे बढ़ेगा। तो ईरान, इजराइल, ट्रंप, सबकी उंगलियां ट्रिगर पर है। समझौता नहीं, अब महायुद्ध के मोड़ पर ये मोड़ आकर के खड़ा हो गया है, जहां पर इसमें तमाम शर्तें भी शामिल हैं। तो वहीं आपको बता देते हैं, जहां पर समझौता नहीं महायुद्ध होगा, तो वहीं लेबनान में ये जो शर्त रखी गई है, तो वहीं सभी मोर्चों पर एक साथ युद्ध विराम लगेगा। ये शर्त हम आपको बता रहे हैं, जो शर्त रखी गई है अमेरिका के सामने ईरान की तरफ से। तो वही पहली शर्त है परमाणु क्षेत्र में ईरान की तरक्की की बात कही गई है। दूसरी शर्त है युद्ध के नुकसान के लिए हर्जाना और मुआवजा। तो वहीं तीसरी शर्त है मिडिल ईस्ट क्षेत्र से अमेरिका सेना की वापसी। साथ ही चौथी शर्त, सभी मोर्चों पर एक साथ युद्ध विराम होगा। तो वहीं ट्रंप के सामने ईरान की ये सिर्फ धमकियां हैं, या वाकई में धरातल पर कुछ नजर भी आएगा। तो वहीं लेबनान में फिर बम बारूद या फिर
अब की बार विश्व युद्ध की स्थिति तैयार होगी, या फिर होर्मुज़ स्ट्रेट जिसकी बात ईरान लगातार करता है, उसे ईरान को लगता है कि सबसे बड़ी ताकत है ईरान के पास होर्मुज़ स्ट्रेट, क्या उस पर समझौता हो सकता है? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो वही तीसरा मुद्दा है प्रतिबंध और फ्रीज संपत्ति का। इसके साथ ही ईरान, इजराइल, ट्रंप सबकी उंगलियां ट्रिगर पर है। समझौता नहीं, महायुद्ध होगा ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है या फिर ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेबनान में फिर से बम बारूद होगा या फिर पूरी तरीके से इस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। ईरान, इजराइल, ट्रंप, क्या अब हर किसी की उंगलियां सिर्फ ट्रिगर के लिए बेताब है, यानी जो विश्व युद्ध की स्थिति पैदा करेगा, या फिर इन सभी पर पूर्ण विराम लग करके सब कुछ एक नए सिरे से शुरू होगा? तो वहीं कई सवाल भी आते हैं, क्या ईरान सच में युद्ध की तैयारी कर रहा है या ये अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति है? ये बेहद ही गंभीर सवाल है जिस पर कयास लगातार एक लंबे वक्त से लगाया जा रहा है कि क्या वाकई में ईरान युद्ध की स्थिति में पहुंच गया है या सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर दबाव बनाया जा रहा है। तो वही सवाल ये भी है कि क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, या फिर क्या अमेरिका और ईरान के बीच भरोसा पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है जिस तरीके की स्थिति देखी जा रही है। तो हमारे साथ दो गेस्ट हमारे जुड़े हैं इस डिबेट में। राजलक्ष्मी जी जोशी हमारे साथ जुड़ी हैं जो विदेश मामलों की जानकार हैं। इसके साथ ही DK गुप्ता जी हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया है, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरा पहला सवाल राजलक्ष्मी जोशी जी से है। राजलक्ष्मी जी, क्या अमेरिका और ईरान के बीच अब भरोसा पूरी तरह से खत्म हो चुका है जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? जी नमस्ते। देखिए, जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है 28 फरवरी से लेकर आज तक, आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा हुआ कि सीज फायर की बातें तो होती रही, लेकिन सीज फायर की बातें जैसे जैसे हुई और उसके तुरंत बाद कभी इन्होंने एक दूसरे पे अटैक किया, कभी इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया, कभी मतलब ऐसे कुछ ना कुछ तो ऐसे होता ही रहा है, जिसके चलते ऐसा हो रहा है कि उनको एक दूसरे पे भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। तो और ये उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये डील के, तो ऐसा है कि दोनों के लिए बहुत ही क्रूशियल है। जैसे ईरान ने जो कंडीशंस डाले हैं, जैसे उन्होंने कहा कि अपने जो एसेट्स वगैरह जो डिफ्रीज करने की बात की है, 24 बिलियन डॉलर्स की जो उन्होंने बात की है, इतने के एसेट्स हैं उनके जो फ्रीज किया हुआ है अमेरिका ने, तो वो अगर डिफ्रीज कर दे तो फिर आप सोचिए कि उनके पास और भी मतलब एक कारण था जिसकी वजह से उसको फ्रोजन किया हुआ था। तो अगर डिफ्रीज कर दे तो फिर ये और भी तकलीफ हो सकती है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि एनरिच्ड यूरेनियम हम वापस नहीं देंगे, और लेकिन अमेरिका उसी पे अड़ा हुआ है। तो उनके ऑब्जेक्टिव जो थे कि ये उनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए, तो वो यही सब विषयों पे अटका हुआ है। और एक और अभी नया जो मुद्दा निकल के आया है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो पहले था नहीं, क्योंकि वो तो पहले खुला था, लेकिन आज वो एक नया मुद्दा बन के रह गया है। और उसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे विषय, जैसे अभी इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स को चलते उनका ऐसा है कि वो हिजबुल्लाह पे अटैक करना बंद करेंगे नहीं। वो कहते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है ये इसका मामला है, तो फिर वो अपना जो डिफेंस इंटरेस्ट है वो उसको देख रहे हैं। और अमेरिका की और ईरान की जो बात हो रही है उसमें ये चीज जब तक सुलझ नहीं जाती तब तक ईरान कहता है कि जैसे आपने भी बताया था कि प्रत्येक जगह पर, मतलब एक साथ वो चाहते हैं कि सब जगह पर वो युद्ध विराम हो।
तो जब तक इजराइल अपनी तरफ से गाजा या लेबनान पे अटैक करना बंद नहीं करता, तब तक ईरान इस युद्ध को बंद समझेगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एक राजलक्ष्मी जी आप बात कर रही थी, हाँ आप होमवर्ड स्ट्रेट की बात कर रही थी, तो मेरा भी सवाल एक उसी पर ही, डीके गुप्ता जी मैं आपके पास आऊंगी, बट होमवर्ड स्ट्रेट को सबसे बड़ा हथियार बताना, क्या ये दुनिया के लिए खुली चेतावनी है राजलक्ष्मी? देखिए ऐसा है कि अभी यहाँ से जो जितने भी अभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिनका मेन उनका अभी अगर आप देखें तो ट्रेडिंग उनका जो मेन है वो है ऑयल और फ्यूल। तो ये सब और ये सब जब तक इनका आना जाना जब तक बंद रहेगा जहाजों का, तब तक तो ये बहुत ही ये केवल एक दो देशों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये चिंताजनक विषय है। और यही इसीलिए ऐसा है कि ये एक मुद्दा बन गया है, अहम मुद्दा बन गया है, क्योंकि अमेरिका कहता है कि हम लोग इसको अभी हमारी तरफ से इसको ब्लॉकेट कर देंगे, तो हम भी देखते हैं कि आपकी जहाजें कैसे निकलती है और आप किसी से टोल कैसे लेंगे। तो क्योंकि ऐसा हो गया कि जब ईरान टोल लेने लगता है तो फिर से एक बार ऐसा हो जाता है कि ईरान के पास में संपत्ति आ जाती है। तो अमेरिका ऐसा नहीं चाहता, तो अमेरिका कहता है हम अपने तरफ से ब्लॉकेट डाल देंगे। तो ब्लॉकेड अभी दोनों तरफ से हो गई है। पहले ऐसा था कि जो हमारे जो अच्छे संबंध थे ईरान के साथ या जिनके भी अच्छे संबंध थे, उनके संबंधों को ध्यान में रखते हुए कम से कम ईरान कुछ जहाजों को आने जाने तो दे रहा था। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि दोनों तरफ से जैसे बात अड़ गई है, अमेरिका कहता है कि हम भी नहीं जाने देंगे किसी को। तो ये इसीलिए ये और भी चिंताजनक विषय हो गया, क्योंकि अभी आज सभी चाहते हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे जैसे पहले था, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि हो सकता है कि बाद में अभी थोड़े दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि सभी जहाजों को उधर टोल देना पड़े, और टोल हो सकता है कि अलग अलग देश अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टोल लगाएं। डीके गुप्ता जी आपके पास मैं आती हूँ, क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े महायुद्ध के मुहाने पे खड़ा है? मुझे नहीं लगता है। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक प्लान है अमेरिका का वो ये था कि मागा जो है उसमें 3 चीजें बहुत मेन थी। एक तो डिफेंस प्रोडक्शन को दुनिया में सबसे बढ़ाना है, जैसे चाइना से पाकिस्तान 80% डिफेंस लग गया था, तो उसको बढ़ाना था। और इस तरह से एनर्जी जो है पूरे वर्ल्ड की उसको लगभग जितने भी इन्वायरमेंट पैक्ट थे अमेरिका के उसने रद्द कर दिए हैं, और केवल जो फॉसिल एनर्जी है उसको बेचना है किसी भी तरह से। अगर देखेंगे तो लीबिया हो गया, आपका वेनेजुएला हो गया, आपका कनाडा, इराक हो गया, सीरिया हो गया, सब पे ऑयल पे इसमें अमेरिका ने कब्जा कर रहा है। तो उस कब्जे के बाद उसका मार्केटिंग अमेरिका ही कर रहा है, तो उसका दूसरा हो गया। तीसरा क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ना है। आप देखेंगे तो पूरी यूरोप की पॉलिटिक्स जो है इसमें क्रिश्चियनिटी के ऊपर चल रही है। तो सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि वो प्रॉफिट अगर कुछ डाटा देखें तो जब से ईरान युद्ध हुआ है तब से उसकी 0.5 जीडीपी थी लास्ट क्वार्टर में, इसमें 2.4 चली गई है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम दूसरा और उसका देखें, आर्म सेल्स देखें तो $335 बिलियन का उसका आर्म ब्लॉक मतलब उसके यहाँ मैन पावर जो है रोजगार पा रही है। उसके यहाँ अगर हम उसका क्रूड ऑयल देखें तो $467 बिलियन का क्रूड ऑयल उसने बेच दिया है जब से यूक्रेन वार शुरू हुआ। अमेरिका अगर इसको ब्लॉकेड ईरान नहीं भी करता तो भी इसको अमेरिका ब्लॉकेड करता, अगर ईरान नहीं करता तो भी। अल्टीमेटली एक जो बड़ा मार्केट है मिडिल ईस्ट का उसको ब्लॉक करना था। उसको कहीं ईरान से मतलब नहीं है, उसको कहीं मिडिल ईस्ट से मतलब, उसकी मतलब कि माही बारे बोला गया है उसको हमको रोकना है। चीन ही एक टारगेट है, और चीन के टारगेट के लिए उसने वेनेजुएला से को कब्जा किया, क्यूबा पे कब्जा करने जा रहा है, ग्रीनलैंड पर उसने नाटो की फौज भेजी। और इस तरह से इस समय अमेरिका अपने जीडीपी ग्रोथ को भी देख लें तो पिछली बार जो रेट जो बढ़ने का था 0.5 था, इस बार 2.4 हो गया है। चिट देख लें वो भी बेटर हो गया है, फॉरेन एक्सचेंज बेटर हो गया है। $30 ट्रिलियन की इस बार 32.5 का एक्सपेक्टेशन हो गया है।
अमेरिका उसी राह पे जा रहा है जिस राह से उसने ईरान को अटैक किया था। अटैक उसका कोई इमोशनल सौदा नहीं है, उसका बिल्कुल और बिल्कुल जो है बिजनेस और एक वेरी वेल थॉट अटैक है। और ईरान उसके लिए कोई इमोशनल मसला नहीं है अमेरिका के लिए, ये ईरान के लिए इमोशनल मसला है। तो ईरान अमेरिका इससे पीछे जाएगा नहीं। और इसको ब्लॉकेड जितना देर तक रखा जाएगा, उसमें 4 पक्ष हैं अगर आप देखेंगी तो 4 पक्ष कौन सा? इंडो पैसिफिक है जिसमें चाइना है, नेपाल है, भारत है, चीन है, जापान है, ये सब है। और दूसरा पक्ष कौन सा आ जाता है? मिडिल ईस्ट। तीसरा पक्ष कौन सा आ जाता है? ईरान। चौथा पक्ष अमेरिका। अमेरिका के बल्ले बल्ले ईरान और मिडिल ईस्ट परेशान है। इंडो पैसिफिक को ऑयल नहीं मिलेगा तो महंगा खरीदेंगे, ऑयल की कमी नहीं होगी, महंगा ऑयल खरीदेंगे जिससे कि प्रॉफिट होगा अमेरिका को। तो चारों में अगर सबसे परेशान कोई पक्ष है तो इंडो पैसिफिक है, जिसको सप्लाई चेन नहीं है ऑयल की, उसको महंगा खरीदना पड़ेगा। और मिडिल ईस्ट का मार्केट डिस्टर्ब होगा। तो दुनिया में 4 बड़े मार्केट हैं, अमेरिका, रसिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्री। अफ्रीकन कंट्री पे ऑलमोस्ट कब्जा है अमेरिका का। अमेरिका का खुद दुनिया की सबसे ज्यादा तेल बनाने वाली कंपनी है। मिडिल ईस्ट को उसने रोक दिया है जानबूझ के। तो मागा की वजह से अमेरिका को फिर से दुनिया में कायम कर सके। जी ठीक है, मैं सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर, मेरा सवाल है कि क्या ईरान तेल सप्लाई रोक करके अमेरिका और पश्चिमी देशों को क्या आर्थिक चोट देना चाह रहा है? बिल्कुल, ये जो बात आप कह रहे हैं ये 100% सही है कि जब से ईरान ने जो है तेल सप्लाई रोकने का प्रयास किया, उसके बाद उसको रोका, फिर लूज किया, फिर टाइट किया, तो उसने अमेरिका की और जो है ना पूरी दुनिया की जो है नब्ज टटोल ली है और नब्ज पकड़ ली है उसने। क्योंकि वहां से अगर वो टोल लेके तेल वहां से निकलने देगा तो भी उसका फायदा है, और नहीं निकलने देगा तो भी उसका फायदा है। जिस तरीके से अभी जो है ना भाई साहब जो बात रख रहे थे, तो वो जो तेल का खेल है ये पूरा का पूरा, ये पूरा एकदम षड्यंत्र के तरीके से, परंतु साथ साथ जो है कहीं न कहीं अमेरिका को ये भी सोचना पड़ रहा है कि जो ना अमेरिका ने जिस तरीके से युद्ध शुरू किया था वो तरीका कहीं न कहीं अमेरिका का काम नहीं आया है। क्योंकि अमेरिका ने छोटा देश है, अटैक करेंगे और जो ना इसको निपटा के दूर करेंगे, परंतु जो स्थिति बनी, जो भौगोलिक परिस्थिति बनी, जो व्यापारिक बनी, वो सारी की सारी फेल रही है अमेरिका की रणनीति। और कहीं ना कहीं जो है अमेरिका चाहता है कि हमारे जो है ना शर्तों के ऊपर जो है, हमारे फायदे के ऊपर जो है ना समझौता बने, परंतु ईरान जो चाह रहा है वो चाह रहा है कि भाई मैं अपने देश और दुनिया में ये भी अपना एक छवि बना पाऊं। अगर मैंने अमेरिका जैसे देश के घुटने टिकवा दिए और जो है ना मैं अपने तरीके से अपनी शर्तों के ऊपर जो है इसको समझौते के आगे बढ़ाऊं। दूसरी चीज जो समझौता बढ़ाने की बात थी, मैं तो कई बार आपके चैनल के ऊपर भी पहले भी बोला हूं और भी साथी बोले, पूरी दुनिया बोल रही थी, पाकिस्तान जैसा जो कठपुतली देश है वो समझौता नहीं करा सकता। वो तो जो पोपट है, जैसा अमेरिका बोल रहा है वैसा बोल रहा है कुछ। तो जो मजबूत देश हैं, जिनकी कोई अपनी साख है, छवि है, या उन देशों को जो ना इस समझौते के अंदर भाग लेना पड़ेगा और तभी इस चीज का समझौता बन पाएगा। और ये समझौता मुझे नहीं लगता अभी कुछ हद तक बनेगा, क्योंकि जब तक इसमें कोई बड़े देश इन्वॉल्व नहीं होंगे, रशिया, चाइना, हिंदुस्तान, तो तब तक जो ना वो शर्तों के ऊपर जो भी है कायम रहने वाली बात भी रहेगी। खाली 2 देश अगर समझौता कर रहे हैं, 2 भाई भी अगर आपस में समझौता कर रहे हैं, तो तीसरा किसी मजबूत आदमी का बीच में होने के बाद ही समझौता हो पाता है, ताकि उसको मनवाया जा सके या उसके ऊपर कुछ कंट्रोल किया जा सके। तो इसमें या तो कोई संगठन जो जुड़े या जो ना मजबूत 1-2 देश इसमें शामिल नहीं होगा, और वो मजबूत चाह नहीं रहे। रसिया नहीं चाह रहा समझौता हो, चाइना नहीं चाह रहा समझौता हो, ठीक है, हिंदुस्तान चाह रहा समझौता हो, पर हिंदुस्तान को जो ना चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। जो हाल जो है पूरी दुनिया का जो किया है, टीवी चैनल
की बात नहीं है। दुनिया के अंदर ग्राउंड पर आप जाके देखिए, हम कह तो जरूर रहे हैं अमेरिका ने जो है ना ये युद्ध तो ले लिया, पर जो है ना पंगा बहुत बड़ा ले लिया। अमेरिका जैसे देश में भी तेल के भाव कितनी रफ्तार से बढ़े हैं, और तमाम दुनिया के देशों के अंदर जिस रफ्तार से तेल का भाव बढ़ा है और गैस का जो भाव बढ़ा है, उससे पूरी दुनिया में महंगाई का देखना अभी गाज गिरने वाली है। महीना 20 दिन के अंदर जगह जगह पूरी दुनिया के अंदर इस चीज की हाहाकार मचेगी। और तब तक ये अगर समझौता शांतिपूर्वक हो जाता तो इससे अच्छी बात नहीं है। जब तक स्टेट ऑफ हार्मोन्स नहीं खोला जाएगा, जब तक तेल और गैस और जो भी जिस तरह की भी जो सप्लाई है जो सुचारू रूप से नहीं चालू होंगी, तब तक जो है बात नहीं बनेगी। ये जो ईरान एक आक्रामक तैयारी में है, यानी युद्ध के मद्देनजर, वो सिर्फ डिटरेंस है या वाकई में असल में युद्ध के संकेत दे रही है? ये देखो, ईरान एक कट्टरपंथी देश है, आप सबको पता होगा। ईरान मुस्लिम देश है और एक ही जो ना सरकार का जो ना एक ही आदमी का जो ना शासन रहा है। और अब जो देश में जिस तरीके से जो ना इनको खलीफा को उसको खमैनी को मारा अमेरिका ने, तो उससे पूरे देश के अंदर रोष बना है। और पूरे देश के अंदर एक बात चली गई कि भाई ये जिस तरीके से वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया, इन्होंने राष्ट्रपति को उठा लिया और हमारे जो ना राष्ट्रपति को मार दिया, इस तरह की जो घटनाएं हैं उससे वो देश एकजुट हुआ है। ये यहाँ की बात नहीं, ये पूरी दुनिया की बात है। जब जब भी किसी देश के ऊपर, किसी कबीले के ऊपर, किसी नगर गांव ग्रामीण द्वीप के ऊपर ऐसी बात कोई घटना घटती है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये बिल्कुल सच है। और जो करो या मरो के लिए जो ना ईरान तैयार है, क्योंकि ईरान ने बार बार जो ना वो झेला, आपने देखा होगा बातचीत के बीच चलते चलते जो ना उसके ऊपर जो ना युद्ध जो ना थोपा गया है। तो ये जो है ना पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका के बस की बात वहां पे है नहीं लड़ने की, क्योंकि वहां की जो स्थिति है, भौगोलिक जो स्थिति है, वहां का जो वातावरण है, वहां अमेरिका का सैनिक जो है ना वह पैदल लड़ाई नहीं लड़ सकता। और जब तक जो है ना बम्बारमेंट करने से कुछ हासिल होने वाला है नहीं, क्योंकि बम्बारमेंट होने से तो नाश ही होना, नुकसान ही होना है। और जब तक कब्जा नहीं लेंगे तो उसकी भरपाई नहीं होगी। तो कब्जा करने की स्थिति जो है ना अमेरिका की नहीं है। और आसपास के कोई देश जो है अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी देश। उसके लिए जो ना ईरान ने जो ना चारों तरफ के आसपास के जितने भी देशों ने मदद किया था, उनके जहां जहां भी अमेरिका के जहां जहां भी एयर डिफेंस सिस्टम, जहां जहां भी उन्होंने अपने बेस बना रखे थे, उन सबको निस्ते नाबूद करने का काम जो ना ईरान ने किया है। उससे सभी देशों के अंदर जो है ना अपनी खुद की सिक्योरिटी को लेके ही असमंजस है। राजलक्ष्मी जी, आपके पास आते हैं। दुनिया का करीब 20% तेल जो है वो होर्मुज के रास्ते से ही गुजरता है, निकलता है। अगर यहां पर तनाव की स्थिति पैदा होती है या बढ़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो सकता है, राजलक्ष्मी जी? जी देखिए, अभी आज परिस्थिति ऐसी है कि सबसे ज्यादा असर तो वैसे तो अमेरिका को पड़ रहा है, क्योंकि एक तो क्या है कि वैसे तो उनको वैसे डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा ऑब्जेक्टिव था नहीं, तो वो इजराइल के सपोर्ट में निकलकर आज ऐसा हो गया है कि ये पूरी तरीके से फंस गए हैं इस युद्ध में। और जैसे पहले उनके देश में जो $3 पर गैलन हुआ करता था उनका पेट्रोल का जो कीमत, आज वो $5 से $6 अलग अलग स्टेट्स में आप $5 से $6, मतलब आप सोचिए कि कितना बढ़ोतरी हो गया है उनके दामों में। तो ये जो है सबसे ज्यादा नुकसान वैसे देखा जाए तो अमेरिका का हो रहा है। और वैसे बाकी अन्य देशों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। और जैसे पहले भी कहा जाता था कि अमेरिका को प्रतिदिन $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है और इजराइल का $3 बिलियन। तो ये सब जो है, ये सब ये युद्ध के डायरेक्ट इनके जो और ईरान का तो अभी कोई ऐसा कोई स्पष्टीकरण है नहीं कि कितना उनका नुकसान हुआ है, लेकिन भारी नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। और जैसे अभी पहले भी मेरे पहले के जो स्पीकर कह रहे थे कि ऐसा हो गया कि उनको, ईरान के लोगों को कुछ पता नहीं था कि ऐसा कोई अटैक होने वाला है। वैसे पहले भी हुआ था, पिछले वर्ष
जून में हुआ था उनके ऊपर अटैक, और उसके बाद ये पूरी तरीके से तैयारी में लग गए थे, और उनकी कितनी तैयारी थी, क्या तैयारी थी, ये किसी को पता नहीं चल रहा था। और आज ऐसा हो गया कि उन्होंने बहुत सारे जैसे माइंस वगैरह भी डाल दिए हैं उधर हॉर्मुज स्ट्रेट में, और अभी भी वो सब चल रहा है। तो ये सब जो है कि इनडायरेक्टली बहुत सारे देशों को बहुत हद तक ये तकलीफ हो रही है। और आज ओपेक की जो कुछ अधिकारी ये भी कहते हैं कि आज हम जैसे बात कर रहे हैं, अगर इसी वक्त अगर ये बात सुलझ भी जाती है तो भी बहुत महीने लग जाएंगे पूरी जो सप्लाई चेन है और जितना भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करने के लिए। प्रत्येक देश को कुछ ना कुछ असर पड़ा ही है। अभी आपने सुना होगा कि सऊदी अरब का एक बहुत ही उनका एक एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट था, नियोम प्रोजेक्ट था उनका, तो वो आज स्थगित हो गया है। और मुझे लगता है उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि उनका जो है फंडिंग, और ये सभी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है उनके बेसिक उनका जो फंडिंग है वो पूरा का पूरा तेल के ऊपर निर्भर है। तो आप देख रहे होंगे कि यूएई को भी बहुत भारी नुकसान पड़ा, और उन सभी देशों को ये भी है कि अभी आज डिफेंस के लिए वो किस पर निर्भर हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि अभी अमेरिका के जितने भी एसेट्स थे यूएई में हो या सऊदी अरब में हो, वो जितने भी उधर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में थे जहां जहां पर एसेट्स थे उधर सभी जगह पर ईरान ने अटैक कर दिया है। और ईरान ने ये भी दर्शा दिया है कि उनकी उतनी कैपेसिटी है, उनका इतना रेंज है। तो ये सभी देश आज उस सभी से इम्पैक्ट हो गए हैं, और यूएई ने भारत के साथ में भी एक डिफेंस डील किया हुआ है। तो ये सब जो है बहुत भारी नुकसान पूरे विश्व को पड़ रहा है। और ईरान ये भी धमकी दे रहा है कि उधर नीचे गल्फ ऑफ ईडन में भी वो इसी तरीके से उसको ब्लॉकेड कर देंगे, और दूसरी तरफ वो मलाक्का स्ट्रेट में भी आज थोड़े थोड़े ऐसे एक आजार आ रहे हैं कि लोग वहां पर भी कुछ ब्लॉकेड कर देंगे आने वाले दिनों में। तो ये अभी आजकल ऐसा हो गया है कि ये सारी जो ब्लॉकेड्स हैं, ये इसके लिए आज विश्व फिर से एक बार सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये सारी जो है ये इंटरनेशनल उनके जो रिलेशंस हैं अन्य देशों के साथ में, और जो स्ट्रेटेजिक अपने लोकेशंस हैं, तो ये सबको पूरी तरीके से एक अच्छे तरीके से हम नियंत्रित करके रखें, ये इस पर आज फोकस हो रहा है पूरे विश्व का, क्योंकि भारी नुकसान हो रहा है। तेल और फर्टिलाइजर्स और एलपीजी और बहुत सारे ऐसे विषय हैं। इंटरनेट के भी कुछ लाइंस वगैरह हैं हॉर्मुज स्ट्रेट के नीचे से। तो ये सब जो है बहुत अलग अलग तरीके से अफेक्ट हुआ है, और सबसे मुख्य जो है वो है सप्लाई चेन जो है वो रुका पड़ा है। तो ये केवल हम केवल रुपया या डॉलर के इससे नहीं देख सकते, ये जो सप्लाई चेन है ये बहुत ही क्रूशियल। डीके गुप्ता जी, मैं आपके पास आती हूँ। क्या चीन और रूस खुल करके ईरान के पक्ष में खड़े नजर आएंगे? क्योंकि ये सवाल मेरा इसलिए क्योंकि अभी हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पर भी थे। डीवी गुप्ता जी। देखिए, मैं 2 मिनट दीजिए कि मैं समझाता हूँ। अमेरिका से चाइना की दोस्ती बनी रहेगी। रसिया की पुतिन की दोस्ती पुतिन की और ट्रंप की दोस्ती बहुत अच्छी है। आज ट्रंप की वजह से पुतिन के पास ऑयल का भंडार बिक रहा है, नहीं तो ब्लॉकेड रहता हो। और चाइना का रसिया के साथ और चाइना का अमेरिका के साथ बस का है। ईरान के साथ $13 बिलियन का केवल डाट तब कहां पे है? अमेरिका का $13 बिलियन का अमेरिका केवल तेल का बिजनेस चाइना के साथ ईरान का हो, और अमेरिका एक लेबर इंसेंटिव कंट्री है जो कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चीजें नहीं बनाती है। बिकता कहां पे? ईरान, यूरोप और अमेरिका में। तो चाइना अपना नुकसान क्यों कराएगा? चाइना किसी भी युद्ध में किसी का साथ नहीं देने वाला है। और हम पेपरों पे और लिप वर्ड करेंगे कि वो हमको सहायता देगा। अगर वो सहायता देता तो एक हफ्ते के अंदर 154 शिप कैसे मार दी जाती है?
पूरा एयर स्पेस पे कब्जा कैसे कर लेता। 158 एयरक्राफ्ट भेज के और अपने एक सैनिक को अमेरिका के सबसे टफ, ईरान के सबसे टफेस्ट टेरेन मरुस्थल जहां पे है, वहां से अमेरिका अपने सैनिक को बचा ले जाता है और उनके 4 सैनिकों को अपने घेरा के 40 किलोमीटर के अंदर आने तक नहीं देता है। ये उसकी सुप्रीमेसी है। ठीक है डीके गुप्ता जी, वापस लौटते हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, तो इसी बीच हम चलते हैं सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। और सुरेंद्र जी, मेरा सवाल है कि क्या ये जो तनाव की स्थिति जो देखने को मिल रही है, उस पर भारत जैसे देश पर तेल की कीमतों में और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? नो डाउट तेल की कीमतों में असर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सुरेंद्र जी। तो इसी बीच राजलक्ष्मी जी के पास चल लेते हैं, उनसे वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राजलक्ष्मी जी, जिस तरीके की तनाव की स्थिति पैदा हुई है, राजलक्ष्मी जी, मेरा वही सवाल है कि क्या भारत जैसे देश पर तेल की कीमतों में और अर्थव्यवस्था में क्या इसका असर पड़ेगा? जबकि नो डाउट तेल पर बिल्कुल असर दिखाई दे रहा है इसका। राजलक्ष्मी। बिल्कुल, ये है एक से एक। और जैसे जैसे आपने देखा होगा कि अभी पहले भी जैसे जैसे क्रूड ऑयल की जो जैसे दरें बढ़ती हैं, वैसे हमारे देश में भी पेट्रोल, डीजल, इस सब के दाम बढ़ते जाते हैं। और ऐसा होता है कि जैसे पेट्रोल और डीजल के जैसे दाम बढ़ जाते हैं, तो फिर अन्य चीजों के भी दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें ट्रैवल कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स, ये सब जो है वो उसका असर पड़ जाता है। तो अभी कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि वैसे तो 25 से 30 रुपए इसका इतना फर्क पड़ सकता है कि जितना अभी आज नुकसान हो रहा है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। लेकिन अभी ऐसा है कि हमारे देश ने ऐसा किया है कि वो उन्होंने सब्सिडी दी हुई है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। इन्होंने पूरे 1 महीने बाद ये सब्सिडी दी, मतलब उन कंपनीज को भारी नुकसान उठाना पड़ा 1 महीने के लिए। लेकिन उसके बाद कम से कम इतना तो हुआ कि आज देखिए, पहले एक बार 3-3.5 रुपए का फर्क पड़ा, अभी 4 बार दाम बढ़ गए हैं। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि 7.5 रुपया शायद बढ़ा है आज टोटल में दाम, जो युद्ध की शुरुआत था उससे अभी आज 7.5 रुपया बढ़ गया है। तो आप ऐसा अगर देखें तो आप कह सकते हो कि अब तक बढ़ा है। तो वैसे अगर आप अन्य देशों के साथ अगर तुलना करते हैं तो फिर 298 सुरेंद्र जी कृपया म्यूट कर ले। हाँ, तो शुरू में ही कुछ अन्य देश जो हैं वो उनके यहाँ पर कम से कम मतलब 15% का एक इंक्रीज हुआ था पेट्रोल और डीजल के दामों में। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका में सबसे ज्यादा जो है बढ़ा है। तो ऐसे इस तरीके से तुलना अगर आप करें तो फिर अन्य देशों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और हमारे जो अगल बगल के जो देश है, मैं खास करके बांग्लादेश, तो वहाँ जैसे मार्च में ही यूनिवर्सिटी वगैरह बंद करने की उनको आवश्यकता पड़ गई थी कि क्योंकि उनके पास में ईंधन नहीं था, उनके पास में ट्रैवलिंग के लिए फ्यूल नहीं था। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि शुरू में ही उन्होंने सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम और ये सब कर दिया था, पेट्रोल पंप वगैरह सब बंद थे। हमारे देश में वैसा तो असर पड़ा नहीं। आप देख रहे होंगे कि आज भी पेट्रोल पंप चल रहे हैं। और ये ऐसी इससे बहुत ही ज्यादा बदतर परिस्थिति वैसे पहले भी हुआ है। 2013 में आधे दिन के लिए पेट्रोल पंप वगैरह बंद रखने की वीरप्पा मोइली जी ने एक सुझाव दिया था। मतलब ऐसी परिस्थिति आई थी उस वक्त। आज जो हमारे देश की अभी आज की जो सरकार है उसने कम से कम इतना तो नियंत्रण कर दिया है कि ऐसी परिस्थिति नहीं आई, क्योंकि हमारे जो संबंध है ईरान के साथ में, उसके चलते उन्होंने बहुत सारे जहाजों का इधर उधर से आना जाना ये जारी रखा। और हमने आज जो है डाइवर्सिफाई किया है हमारा सप्लाई चेन।
जो पहले शुरू में जो 23 देशों से हम तेल लेते थे, आज ऐसे आगे चलकर 45 देशों से हम जो है तेल खरीद रहे हैं। तो फिर इसलिए ये सप्लाई चेन भी चल रहा है। हम रूस से पहले भी खरीद रहे थे, आज भी खरीद रहे हैं, और जैसे हमारे पेट्रोलियम डिपार्टमेंट ने स्पष्टीकरण दे दिया कि हम बाद में भी खरीदते रहेंगे, जब तक देश हित में रहेगा हम खरीदते रहेंगे। कोई हम पर ये इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता है। वेनेजुएला से भी एक ओपनिंग है अभी। तो ऐसे जो है हम अलग अलग तरीके से हम प्रबंध कर रहे हैं तेल का, और उसके साथ साथ हमने जो है तेल के दामों का भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाए रखा है। वरना अगर ऐसे ही छूट दे दिया होता तो फिर ये यहाँ पर भी दाम बहुत ज्यादा बढ़ने की आशंका थी, लेकिन हमने इस पर एक नियंत्रण लगा के रखा है, और मुझे आशा है कि आगे जाकर भी अगर बढ़े भी तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी एक बार। क्या पश्चिम एशिया फिर से एक बार ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है? आप म्यूट पर हैं सुरेंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट करें फिर अपना जवाब दें। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी युद्ध की तरफ अमेरिका नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि जो ईरान ने जो अपनी स्थिति मजबूत की है लगातार, जो है ना बहन जी भी पहले कह रही थी, अब जब पीछे जब ईरान के ऊपर हमला हुआ उस समय ईरान तैयार नहीं था, परंतु अब दोबारा जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तो उस हमले के बाद लगातार ईरान अपनी तैयारियां कर रहा था। और ईरान ने जो है पूरा का पूरा, उनके पास कोई ये तो है नहीं, उनके पास तेल का बहुत बड़ा जो ना भंडार है और बहुत बड़ी इनकम तेल के पैसे से, वो तो मालामाल देश है। उन्होंने उस अपनी रक्षा के मामले को मजबूत किया लगातार। और ये चीज की जो इंफॉर्मेशन कहो या जो भी कहो, अमेरिका बहुत मजबूत देश है, ऐसा नहीं है मजबूत देश नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, डॉक्टर साहब भी वही बात कह रहे थे, परंतु दूसरे के घर में जाके लड़ने में और अपने घर में लड़ने में बहुत फर्क है। अगर अमेरिका का एक भी जो ना बड़े बेड़े को अगर डुबो दिया जाएगा तो 5 से 10 हजार तो सैनिक डूब जाएंगे उसके अंदर, और कितना बड़ा जो ना नुकसान होगा। बगैर उन बेड़ों के वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। और उन बेड़ों के अंदर भलाई कितना ही जो ना मिसाइलों को रोकने की ताकत हो, जब रिपीट फायर होता, अंधाधुंध जब फायरिंग होती है मिसाइलों की, तो मिसाइल उस पर जाके हीट होंगी ही होंगी, हर हाल में होंगी। और वो फॉर्मूला जो है ईरान ने पकड़ लिया है। ईरान छोटे ड्रोन उड़ाता है और वहां से जो ना भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आपको पता है उस ड्रोन को रोकने के भी लिए जो ना उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम को जो ना चलाना पड़ता है, या डिफेंस सिस्टम उसको रोक पाता है। तो मेरा अपना ये मानना, और काफी सारे जो ना इस चीज को विशेषज्ञ भी जानते हैं, इन्होंने जो ना तेल के ऊपर कंट्रोल करने की बात है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि अमेरिका का भी उतना ही नुकसान है कि अमेरिका ने पूरा तेल का कंट्रोल, अमेरिका ने भी छोटे देशों के ऊपर अपनी सत्ता काबिज कर रखी है समझो, और उसी के चलते जो है उनको नुकसान है। दूसरा जो ईरान है, ईरान से 3 गुना ज्यादा जो ना खर्चा कम से कम अमेरिका को लड़ाई में करना पड़ रहा था, और जीत की कोई किसी तरीके का वो नहीं है, कोई जीत भी जाएंगे। पहले भी यहाँ लड़के जा चुके हैं, चाहे वो किसी भी देश के साथ अमेरिका ने लड़ने की बात हुई हो, और ये छोटा कंट्री नहीं है। सुरेंद्र जी, अगर बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, टेबल पे बैठ के बातचीत हो सकती है, तो फिर दोनों देश युद्ध की तैयारी क्यों कर रहे हैं? फिर देखो, युद्ध तो हो चुका है, युद्ध तो डिक्लेयर हो चुका है, युद्ध चालू है, उस बीच में थोड़ा युद्ध विराम है तो चल रहा है, तो वो तैयारियां तो युद्ध का वैसे भी चलती रहती है। आज हिंदुस्तान किसी के साथ कोई हमारा युद्ध नहीं है, पर हमारी तैयारी तो बराबर चलती रहती है ना। अगर तो वो तैयारी तो दोनों देश करेंगे। जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच स्थिति जो देखी जा रही है,
पर जो है ना अभी मैं तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका किसी भी हाल में जो ना आगे नहीं बढ़ेगा, बातचीत से ही जिसका हल निकलेगा। समय चाहे थोड़ा सा लग सकता है समय, जैसे पाकिस्तान को बातचीत से बाहर करना और अन्य देशों को अभी धीरे धीरे डालना, इस तरीके से जो ना इसको चाहता है अमेरिका। एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, अमेरिका राष्ट्रपति चीन में भाग के आया, क्यों आया? क्योंकि उसको लग रहा नहीं है, उसने पकड़ा भी, सूचना भी, क्योंकि युद्ध सामग्री, चाइना ने तो अपना युद्ध की बहुत सारी सामग्री जो ना बेच दी है, अमेरिका ने भी अपने जो ना जो भी अस्त्र शस्त्र वो बनाते हैं उनका अपना प्रदर्शन करना था, उन्होंने कर लिया है। तो वो सारी चीजें आप कहीं ना कहीं आपको ये चीज देखना पड़ेगा। नुकसान है, नुकसान इतना नुकसान है कि हम लोगों को बगैर युद्ध में जाए हमारे देश को भी बहुत बड़ा नुकसान है। और इन जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाले देशों में से अगर जब अकाउंटिंग की जाएगी तो उसका हिंदुस्तान के अंदर का भी नाम रहेगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम तेल जो है ना इसी रास्ते से आता है, इन्हीं देशों से आता है। तो वो सारा हमारा भी जो है ना रुका पड़ा है। उसके कारण जो है ना हमारे देश के, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को जो ना तारीफ करूंगा यहाँ पे कि उन्होंने जिस तरीके से कंट्रोल करके रखा है, चाहे वो सब्सिडी के माध्यम से, चाहे किसी भी तरीके से। बाकी देशों में तो नहीं है, सब देशों में किसी में 30 रुपए बढ़ गया है, किसी में 40 रुपए बढ़ा है, तो वहां कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो ये लड़ाई की स्थिति में नहीं जाने वाले, क्योंकि अमेरिका को कोई भी आसपास का देश सहयोग देने वाला नहीं है युद्ध के लिए, क्योंकि जो देश सहयोग में आएगा उसको तो निस्ते नाबूद कर ही देगा ईरान। मैं आपको पूरी एकदम उसके साथ बताता हूँ ये बात, क्योंकि और उसके लिए सबको अपने चिंता है कि जब अमेरिका हमारी क्या मदद कर पाएगा। अभी उन्होंने जो है ना एक ट्रायल जो है ना, जो कहते हैं भाई छोटा सा टेलर जो है ना, अभी जब हुआ तो उनसे पहले आसपास के देशों को दिखाने का काम किया है। और लंबी रेंज की जो ना इनके पास मिसाइल है जो ना आसपास के सभी देशों को कवर करती है। तो आसपास से जब जमीनी लड़ाई में अगर सहयोग नहीं मिल पा रहा, दूसरा देश कोई सैनिक लड़ने के लिए नहीं दे पा रहा, तो अमेरिका अपने सैनिक का बड़ा ध्यान रखता है। और अमेरिका के सैनिक की बड़ी कीमत भी है, और लोग जो है ना वहाँ के लोग भी बहुत सीरियस हो गए अपने सैनिक के लिए खड़े होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं कि जैसे अभी आप देखेंगे कि भाई चलो 4 दिन जो है ना जय जयकार करने से नहीं होगा। ये लंबी रणनीति है पूरा का पूरा। अब जो सारा व्यापारिक मामला है इसके अंदर, अभी इस युद्ध के अंदर जो है कम से कम भी जो ना नुकसान जो है, हम लोग भी बहुत भारी नुकसान उठा पा रहे हैं। हम भी वहाँ बंदरगाह बना रहे थे, चाबार बंदरगाह जो असमंजस में फंसी पड़ी है, कितना बड़ा नुकसान है हमारा। और सारी की सारी चीजें हैं। और ये जो देश हैं ये समझौता या बीच में आ नहीं रहे हैं, ना चाइना बीच में आने का काम कर रहा है, ना रसिया आने का काम कर रहा है, ना कोई और। हिंदुस्तान की तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो इस तरह से, हम तो पहले कह चुके हैं, हम तो ये युद्ध का समय नहीं है, हम तो शांति चाहते हैं। पर जो ना हमें उस बातचीत में जो ना अमेरिका नहीं डालना चाह रहा। अमेरिका को लग रहा है कहीं ना कहीं कि भाई हम जो न्याय की बात करेंगे, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो ना सबके हित की बात करेगा, हम तो सबके लिए बराबर बात करने वाले। डीके गुप्ता जी, जिस तरीके सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि दोनों देश युद्ध की स्थिति में नहीं है, तो लेकिन फिर भी जिस तरीके के डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या उन सब बातों का कोई मतलब नहीं, सिर्फ बातें ही हैं वो? देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी स्टेटमेंट आप अगर उसको एनालाइज करेंगे बहुत बारीकी ढंग से, जैसे उन्होंने कहा था 4 से 6 हफ्ते के अंदर में युद्ध खत्म कर देंगे, उन्होंने खत्म कर दिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं ईरान के अलावा भी। हमारे अरब के लिए और इमोशनल ईरान के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए ईरान मुद्दा है, अमेरिका के लिए ईरान मुद्दा नहीं है। अभी ईरान की तैयारी कर रहा है और अमेरिका क्यूबा के लिए तैयारी कर रखा है। यूएसएस निमिट्स वहां भेज दिया है, अब कभी भी वहां बड़ी घटना हो सकती है। उसके बाद उसकी नजर होगी कहीं और, ताइवान पे। ताइवान आज क्या पता है, आज का रिपोर्ट है कि ताइवान ने भारत से आगे चला गया स्टॉक मार्केटिंग में पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्यों नजर है उस पर ताइवान की? क्योंकि वो दुनिया का सबसे ज्यादा चिप मेकर कंट्री है। भारत से बड़ा, अभी भारत न पहले था, अब 5वां देश भारत बन गया, अब 4था ताइवान बन गया है। तो अमेरिका एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लेके चलता है दुनिया के अंदर कैसे उसको अपनी हेजेमोनी को क्रिएट करना है। तो ईरान केवल एक डॉट्स है उसके सारे मसलों के अंदर।
अमेरिका ईरान को एंगेज करके रखेगा, क्योंकि अमेरिका को पूरे आने वाले 2 साल अपने तेल को बेचना है। आप देखेंगे डॉट्स को अगर एक जोड़ते रहेंगे तो अमेरिका ने सारे उन संधियों से अपना नाम वापस ले लिया जहां पे कि नवीकरण ऊर्जा में सहयोग करने की बात है। मतलब उसको अपना तेल ही तेल बेचना है और ईरान का भी तेल उसको बेचना है। ईरान ज्यादा दिन तक, देखिए ईरान को लॉस क्या हो रहा है ब्लॉकेट से, 125 मिलियन का डेली दवाई, बासमती चावल, मांस, गोश्त जितने भारत और इंडो पैसिफिक से आते हैं वो रुका हुआ है ब्लॉकेट से, जिसको कि रसिया के रास्ते से मंगाया जा रहा है, जो बहुत ही महंगा पड़ रहा है। अमेरिका का महंगाई दर 3.3, जो कि 4 से 6 के बीच में जो आरबीआई का हमारा, उससे बहुत ही बढ़िया रेट है। दुनिया का बेस्ट इन्फ्लेशन महंगाई मानी जाती है, इससे बढ़िया नहीं होती। भारत का इसमें 3.8 चल रहा है। अमेरिका का भारत से भी महंगाई कम चली 3.3। और 453 मिलियन डॉलर का डेली का नुकसान ईरान का हो रहा है, क्योंकि उसका ऑयल नहीं जा रहा है बाहर। और खार्ब जो उसका सबसे बड़ा ऑयल स्टोरेज कंपनी है, उसमें तो 30 बिलियन बैरल का स्टोरेज है। वो आज के कुछ दिनों बाद वहां सेडिमेंटेशन होने लगेगा, अंत में वहां पे उनकी कंपनियां बंद हो जाएंगी। तो उसने, अमेरिका ने अच्छे से ईरान को जकड़ लिया है। अब ईरान से ध्यान दूसरी तरफ हटा रहा है, दुनिया उसकी चिरौरी कर रही है। यूएई सब आज लोग उसको फोन किए थे कि प्लीज हटा दीजिए, क्योंकि उनका बिजनेस मारा जा रहा है। दुनिया के अंदर मैसेज रॉन्ग जा रहा है कि अब मिडिल ईस्ट के देश बिजनेस के लिए अच्छे नहीं रहे। तो मागा के लिए हर देश इंटरफेस है। अभी चाइना में विजिट करते हैं, देखिए ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है, उनको चाइना से लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सप्लाई चेन सुधर जाती है। आज चाइना का जो इंडस्ट्रियल बेस है, जर्मनी, जापान और अमेरिका से लेके उससे भी बड़ा है। इसलिए वो जाके बार बार हाथ मिला रहे हैं। और इसलिए नहीं मिला रहे हैं कि बहुत, देखिए मैं बताया कि शेयर मार्केट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 78 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका का है, और चाइना का 15 में। चाइना भी बहुत पीछे अमेरिका से, अगर हम इकोनॉमिकली ले लें, लीजिए। और चाइना के बारे में डिफेंस स्टडीज में बात कही जाती है कि चाइना अगर 8वें जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना चुका है तो बताता नहीं दुनिया को, वो 5वें 6ठे का ही बेचता है। अगर वो खबर आती है कि उड़न तस्तरी से उनकी बातें हो रही हैं, वो दुनिया को बताता भी नहीं। तो ये सब चीजों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ईरान इसे डॉट्स, ईरान को केवल डॉट्स के रूप में यूज करेगा। सारे पैरामीटर जो लैपटॉप पे दिख रहे हैं, तब में अमेरिका पिछले महीने के जो तिमाही है 2025 से, उसमें आगे गया है। मतलब उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती। और ईरान जो है 156, जो फूड इन्फ्लेशन है 156%, आप समझ सकती हैं कितना होता है। ठीक है। वो देश अपने समझौते के लिए दुनिया भर में भागा फिर रहा, कहीं चाइना का भी, ओमान का भी, भारत का भी, कि किसी तरह समझौता हो जाए। अब उनकी कंडीशन ये है, किसी तरह समझौता हो जाए, अदरवाइज 1-2 महीने में अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ऐसा नहीं कि हमारे आईआरजीसी कमांडर, सिविलियन कमांडर भी विद्रोह कर देंगे। ठीक है, हम अपने चर्चा के आखिरी चरण में है। मेरा आखिरी सवाल आपसे राजलक्ष्मी जी, क्या इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र सिर्फ एक बयान तक ही सीमित रह गया है? जी बिल्कुल। देखिए, आप देखिए कि क्या भूमिका है आज की परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र की। इन्होंने सबसे पहले ये इन सभी विषयों पर, राजलक्ष्मी जी थोड़ा जल्दी पूरा करिएगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट है। हाँ जी बिल्कुल। ये केवल अभी मुझे लगता है एक सिंबॉलिक है, और उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट कुछ एक्शन लेना चाहिए था, या फिर कम से कम एक स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन देना चाहिए था, या फिर कोई डायरेक्टिव देना चाहिए था जो देश एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई भी कंट्रोल या होल्ड है किसी। ठीक है, सुरेन जी के पास चलूंगी, क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लूं। सुरेन जी, मैं आपसे, होर्मुज स्ट्रेट क्या अगला वॉर जोन बनने जा रहा है? फटाफट से, बस 2 लाइन में। नहीं, अभी जो है ना, किसी न किसी माध्यम से रास्ता खुलवाने की जो डॉक्टर साहब बात कह रहे थे, ईरान लगातार कोशिश कर रहा है, और रसिया भी जो है ना, अमेरिका भी डायरेक्ट इनके साथ युद्ध नहीं करना चाह रहा। अमेरिका अपना दूसरे रास्ते से और जो है ना और अलग तरीकों से जो है ना व्यवस्था को मजबूत करने में लगा है। और इससे जो ना, जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान को भी घेर लिया है, जकड़ लिया है, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे चारों तरफ से, वो बात सही है। और परंतु जो है ना, धीरे धीरे अब जो है इसकी स्थिति जो ना, जब अगर महंगाई की मार पूरी दुनिया की तरफ बढ़ेगी तो इसका जरूर कोई न कोई रास्ता निकलेगा, और ये इसका हल बातचीत से ही निकलेगा, क्योंकि युद्ध से इसका हल निकलने वाला नहीं है। कारण ये है कि अमेरिका जो है ना फुट होल्ड नहीं कर सकता, यहाँ पे जमीन पर कब्जा करने की इतनी जो है ना नफरी उस तरीके की फोर्स जो है ना अमेरिका के पास नहीं है। और अमेरिका नहीं चाहेगा कि बगैर मतलब जो का खर्चा हो और इनकम कम हो। तो जब बातचीत और जिस तरह
तरीके के घेराव से ही जो काम चल रहा है, तो जो है आगे इसमें नहीं बढ़ेगा, यहीं होल्ड रहेगा, इसमें समय लगेगा रास्ता खुलने में। और जो अवश्य जो है ना हमारी, तो हम तो हिंदुस्तानी हैं, शांति के प्रतीक हैं, तो शांति में ही जो है ना हमारी श्रद्धा है सब लोगों की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया DK गुप्ता जी, आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल तमाम है कि समझौते होंगे कि महायुद्ध होगा, तो वहीं लेबनान में फिर बम बारूद या फिर अब की बार विश्व युद्ध होगा। ट्रंप मुजतजबा की गुड डील या फिर होमुज में फंस गई है। वहीं ईरान, इजराइल, ट्रंप सबकी उंगलियां या फिर ट्रिगर पर है। इसी के साथ ही सीधा सवाल सिर्फ ये है कि क्या दुनिया डिप्लोमेसी की तरफ जाएगी और या फिर अब फैसला हथियार से किया जाएगा। सवाल कई हैं, अभी भी बने हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल समझौता होगा या फिर सिर्फ अब महायुद्ध होगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए भारत अपडेट के साथ।